and the last topic. प्लांट बायोलॉजी के इस चैप्टर में, इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, विच इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जब भी इस चैप्टर की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस काइंड ऑफ common statement that this chapter is really boring, it's difficult to understand, blah blah blah. And actually the thing is कि अगर आप इसको तरीके से डिस्कस करके क्लास के अंदर अच्छे से कवर कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी ये चैप्टर क्लास के अंदर ही कवर हो जाता है. एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट जो आपको एग्जाम में बॉदर करे, अगर आपने लाइव क्लासेस प्रॉपर तरीके से अटेंड की है. तो अब अगर आपको याद हो तो इसका एक सेशन हम ऑलरेडी आपके साथ कंडक्ट कर चुके हैं लास्ट ट्यूसडे को, और आज इसका दूसरा सेशन है. जो चीजें हमने एक सेशन में कवर की थी, लेट मी वेरी क्विकली गो थ्रू ऑल ऑफ देम बाय द टाइम अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो ज्वाइनिंग. तो हमने आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, एंड देन उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि हमने स्टार्ट किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यहां से कहानी शुरू हुई थी. रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं, और रिप्रोडक्शन की दो बेसिक वेराइटीज क्या है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फिर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हमारे एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. और यूं कह लीजिए कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल को हमने कंपेयर किया था. देयर वर सम पॉइंट्स जो ए सेक्सुअल को एक आइडियल मेथड बनाते हैं रिप्रोडक्शन का, एंड देयर आर सम पॉइंट जो सेक्सुअल को आइडियल मेथड बनाते हैं. बेसिक डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर आपके पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है, जिसकी वजह से आपके पास एवोल्यूशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है. लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फूड फूड डिमांड पूरे करने के लिए दिस प्रोसेस वाज आइडियल, दिस प्रोसेस वाज रैपिड, एंड ये आपका हेड टू हेड कंपैरिजन था. उसके बाद हमने फाइनली रिप्रोडक्शन प्लांट्स, कोई मसला नहीं है अगर आप कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं था, तब भी आज का लेक्चर उसके लिए समझना आसान होगा, क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक में जा रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक को इसी तरह लेके चलें कि दरमियान में कनेक्ट करना सबके लिए आसान हो. तो फिर हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट शुरू की थी, और हमने आपको बताया था कि प्लांट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हमें देखने में आती है. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बेसिकली डिटेल में डिस्कस कर लिया था, और असल जो टॉपिक है इस चैप्टर का विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आज हम शुरू करेंगे. तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं, पिछली क्लास में नहीं थे, ठीक है, सबके लिए बताता चलूं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक है, जो डिटेल टॉपिक है, विच इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल इनिशियली ब्रीफिंग में था, तो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरह कवर किया. We talked about some natural methods of asexual reproduction and some artificial method. So natural method में we talked about budding, rhizome formation, tuber formation, runner formation, और multiple examples के through, diagrams के through मैंने आपके सामने ये सारी पिक्चर्स रखी थी, जिससे आपको कनेक्ट करना रिलेटिवली इजी हो. एंड देन उसके बाद बिल्कुल जाते जाते हमने बात की थी आर्टिफिशियल मेथड की, जिसमें आप लीफ कटिंग से लीफ को कट करके नया पौधा ग्रो करा सकते हैं, स्टेम को कट करके करा सकते हैं, और ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं. तो ये सिर्फ मेथड की हद तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्पल की लिमिट तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए. असल जो टॉपिक बेटा गेम शुरू होने जा रही है वो आज शुरू होने जा रही है. तो मेरे बच्चों हेडिंग बना लीजिएगा, आज से हम इस चैप्टर की मेन स्ट्रीम डिस्कशन में एंटर होने जा रहे हैं, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में फैला हुआ टॉपिक है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे बहुत एक डिफरेंट तरीके से, बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली, एहतियात के साथ, ताकि हर चीज का कनेक्ट हर बच्चा बना सके, और ये टॉपिक क्लास के अंदर ही आप मैक्सिमम कवर कर लें, और बाद में आपको अलग से ये टॉपिक बॉदर ना करे. तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक. ठीक है जी. अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, ताकि किसी को अगर कुछ भी नहीं आता तो एवरीबडी शुड कनेक्ट. ठीक है ना, तो कैन कनेक्ट. तो अब देखते हैं बिस्मिल्लाह करके. मेरे बच्चे, जो आइडिया यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्लांट की बात करते हैं, किसी भी प्लांट की बॉडी की बात करते हैं, तो प्लांट की बॉडी प्राइमरीली डिवाइड की जाती है दो पार्ट में. एक जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट. प्लांट की बॉडी को हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस में. किसी भी प्लांट की बॉडी को डिवाइड करते हैं दो जो है ना वो पार्ट्स में. एक आपका वेजिटेटिव पार्ट और एक आपका बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिस्कशन को. मेरे साथ रहिएगा, पार्टिसिपेट जहां जरूरत हो करते रहिएगा, और फोकस कीजिएगा, ताकि इस नीयत से बैठिएगा
कि जनाब जब ये लेक्चर एंड होगा तो जो कुछ भी आज आप इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो सब आपको आता होगा, आप उसकी थ्योरी या एमसीक्यू इजीली जो है आंसर कर पाएंगे। सो प्लांट को हमने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड किया हमने प्लांट के स्ट्रक्चर को, एक वेजिटेटिव पार्ट में, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है, अब ये नॉलेज है, बेसिक बेसिक बॉटनिकल टर्म्स है। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाता है रूट और शूट। वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट के कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, रूट और शूट। और फिर शूट के अंदर आ जाते हैं स्टेम, और फिर स्टेम से आगे पैदा होता है लीफ। ठीक है, ये प्लांट की क्या है, बॉडी की डिवीजन है। ठीक है, प्लांट बॉडी को व्हेन वी स्टडी, व्हेन वी डिवाइड सिंपली एट एनी पॉइंट, तो वी डिवाइड इट इनटू टू बेसिक पार्ट्स। ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट में हमने कहा रूट और शूट आ जाती है, तो रूट और शूट में मैंने आपको बता दिया कि क्या आएगा कैसे आएगा। ठीक है, अब यहां पर चूंकि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की ही बात करेंगे डेफिनेटली, द रीजन इज कि रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्शन करनी है। तो मेरे बच्चे, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बाज प्लांट्स में होता है कोन्स, और बाज प्लांट्स में होता है फ्लावर। क्योंकि हम इन जनरल आपके सामने कंसेप्ट रख रहे हैं, तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट दो तरह के होते हैं, एक जिनको हम कहते हैं कोन्स और एक जिनको हम कहते हैं फ्लावर। आपके सिलेबस में कोन्स का डिस्कशन नहीं है, तो बस ये मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बताया है। लेकिन प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट दो तरह का हो सकता है। आप अगर पाइन ट्रीज वगैरह आपने देखे हो किसी वीडियो में, या कभी नॉर्दर्न एरियाज में आप विजिट करें, तो वहां पर आई एम वेरी श्योर कि आपने कोन्स देखी होंगी। तो कोन्स भी जो है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, और नॉर्मली जो सबने देखा हुआ है वो है फ्लावर। इसका मतलब अगर हमने ये चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किसकी बात करेंगे बेटा, फ्लावर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज हम पहला स्ट्रक्चर, पहला टॉपिक जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड कि एक फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आहिस्ता आहिस्ता करके पेनिट्रेट करेंगे। और पहली चीज जो हमने आपके साथ डिस्कस की वो क्या, कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट चूंकि फ्लावर होता है, तो वी नीड टू नो कि एक बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आए मेरे साथ इसको समझते चले जाएं, मेरे साथ ड्रॉ ना करें, थोड़ा सा देख लें, उसके बाद एक रफ स्केच जो मैं बना रहा हूं आप भी बना लेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, देखो प्लांट में जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है ना, ये बनाकर समझने में क्या फायदा होगा, वंस फॉर ऑल हो जाएगा। आप बनाना सीख जाओगे ना, तो आप आसानी से लेबल भी याद रखोगे और आगे जो डिटेल्स आ रही हैं उनको भी कनेक्ट कर सकोगे। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपने मुझे देखना है मैं बना कैसे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास, बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहा हूं, ये हमारे पास फ्लावर की डंडी आ रही है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली है अभी पिछली क्लास को छोड़ दीजिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे हम पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारे में बात हुई, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया। लेकिन जैसा कि मैंने आज भी बताया कि मेजर जो डिस्कशन है इस चैप्टर की वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर है, तो अब हम वही शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने उसके लिए आपको बताया कि प्लांट जो है उसकी बॉडी की डिवीजन को समझ लीजिए। प्लांट की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट और शूट, शूट से निकलती है स्टेम और लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दो तरह के, कोन्स एंड फ्लावर। कोन्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हर प्लांट में कोन्स नहीं होते। आपने अगर देखा है विजुअली तो आपने पाइन ट्रीज वगैरह में कोन्स देखे होंगे, वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होते हैं। और फ्लावर तो आप सबने देखा हुआ है, कोई फ्लावर ना देखा हो, गुलाब का फूल सबने देखा है। फेब्रवरी का महीना आने वाला है भाई, फेब्रवरी का महीना आने वाला है, तो रोज और गुलाब से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है आपको पता है ना कॉमन हो जाती हैं। व्हाट डू यू मीन, आपको पता है व्हाट आई मीन। ठीक है, इतने चोमू नहीं बनो तुम। चलो, तो मेरे बच्चे फ्लावर का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड ना चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा, तवज्जो रखिएगा मेरे बच्चे। फ्लावर का यहाँ पर आपके पास आ गया बेसिक पार्ट, एंड देन देयर इज हल्का सा सोलन पार्ट। फ्लावर का बेस हम स्केच कर रहे हैं, वी आर नॉट ड्रॉइंग अ पिकासो पेंटिंग है। ठीक है, मैं बनी बनाई डायग्राम आपके सामने पेश कर सकता हूं, बट यहां पर आई रियली वांट कि तुम लोग ना अपने सामने डायग्राम बनाओ, देखो, ताकि फ्लावर के पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये आपको एटीपी में भी काम आएगा।
तो बेटा फ्लावर की जो ये डंडी है ना, डंडी, ये जो डंडी है, इससे आप कहते हो मेरे बच्चे पेडिसल। ये लेबलिंग कोई भी मैं बाहर से नहीं बता रहा हूं मेरे बच्चे, ये सारी लेबलिंग तुम्हारे सिलेबस की है। जिस डंडी से आप फ्लावर को पकड़ते हो, जो स्टेम की कंटिन्यूएशन होती है, जो स्टेम की कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल पेडिसल। और उसके बाद ये जो सोलन पार्ट है, जिसपे फ्लावर ने पूरा रेस्ट करना है, जो फ्लावर की बेस है, इसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मेरे बच्चे, ये पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। और विजुअलाइज करो, कोई भी फ्लावर आप इमेजिन कर लो, और मैं ऐसा करूंगा कि लेबलिंग कराने के बाद ना एक एक्चुअल डायग्राम उठा के गूगल से आपके सामने लगा दूंगा, ताकि आप उस लेबल को और बेटर तरीके से विजुअलाइज कर लें। तो जो फ्लावर की डंडी होती है ना बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल पेडिसल। पेडिसल स्टेम की कंटिन्यूएशन होती है, और उसके बाद जो उसका थोड़ा सा ऊपर जाके टिप पर सोलन पार्ट है, जिसके ऊपर फ्लावर रेस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिसेप्टिकल। अब रिसेप्टिकल के बाद वी हैव गॉट मल्टीपल्स ऑफ दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स, लेट मी जस्ट मेक देम मोर प्रोमिनेंट। फ्लावर में, अब जब फ्लावर की गेम शुरू होती है ना बेटा, तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो 4 वर्ल्ड्स में, 4 वर्ल्ड्स में डिवाइड होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर 4 वर्ल्ड्स में डिवाइड होता है। एवरीबडी इन द क्लास शुड नो दीज 4 वर्ल्ड्स, आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ। फ्लावर के अंदर 4 लेयर्स हैं। ये पहली आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद एक और लेयर, फिर एक और लेयर, और फिर सेंट्रल पार्ट। फ्लावर के अंदर 4 चक्कर हैं, 4 खाने हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट। अगर मैं तुम्हें विजुअलाइज कराऊं, जब तुमने गुलाब का फूल पकड़ा होता है किसी को देने के लिए या किसी से लेने के लिए, तो तुमने देखा है उसमें ग्रीन ग्रीन सी ये आउटलाइन होती है जी। जो जब या यूं देखा हो आपने, जब जब फ्लावर अभी क्लियरली ओपन अप नहीं हुआ हुआ होता, यंग फ्लावर होता है, तो आपने देखा उसमें ग्रीन पूरा कवर होता है, ग्रीन कवर, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। यस और नो मेरे बच्चे, देखा है सबने? आप किसी भी फ्लावर को पकड़ते हैं तो फ्लावर की बेस पर जो आउटर मोस्ट वर्ड है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। एंड मेरा बच्चा, इज कॉल्ड दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड कैलिक्स। इस पूरे वर्ल्ड को कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स, विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स। देखो, ये तो हम 3D डायग्राम नहीं बना रहे ना, तो मैंने तो ये दो बनाए। ये आपने देखा है गुलाब के फूल में, अगर आपके पास ऐसे गुलाब का ये इस तरह से आपने देखा होगा कि ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट होता है, और उसके बाद उस अंदर से आपको पेटल्स वगैरह निकलते हुए नजर आते हैं। सो बेसिकली द आउटर मोस्ट वर्ल्ड, बेटा नाम है ये, यहाँ पर मीनिंग का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट फ्लावर में, मैंने कहा क्या कहा, एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर कितने चक्कर होते हैं, कितने राउंड होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, 4। तो आउटर से अंदर जाएंगे, आउटर से अंदर जाएंगे तो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या कहलाता है? कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स के यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम एक स्टेप और अंदर आ जाते हैं मेरे बच्चों, तो फिर हमें फ्लावर के अंदर आता है हमारे लिए कलरफुल पार्ट, द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर हम फ्लावर में एक स्टेप और अंदर आते हैं, देन वी ऑब्जर्व द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड दिस इज द सेकंड वर्ल्ड। एनीबडी नोज द नेम ऑफ द वर्ल्ड? द कलरफुल वर्ल्ड, द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। इट इज कॉल्ड एज कोरोला, which is made up of petals। देखो एग्जाम में ध्यान से देख लेना कि वो तुम्हें वर्ल्ड का नाम पूछ रहा है या वर्ल्ड किससे बना हुआ है उसका नाम पूछ रहा है। फिर से मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा? फ्लावर में 4 वर्ल्ड होते हैं, 4 वर्ल्ड। ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड याद रखना है। वर्ल्ड किसे कहते हैं? पूरे चक्कर को, पूरे राउंड को। तो सबसे आउटर, अगर मैं ऊपर से देखूं, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या है? कैलिक्स है। फिर उसके अंदर कौन सा वर्ल्ड आ रहा है? कोरोला आ रहा है। कैलिक्स किससे बना हुआ है? सेपल से बना हुआ है। कोरोला किससे बना हुआ है बेटा? पेटल से। पेटल्स, पत्तियां सबने देखी हुई है ना, पेटल्स सबने देखी हुई है, यस और नो? पेटल्स क्या होते हैं? फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है जी। अब कुछ भी लग रही है, दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद आ जाओ और अंदर, और अंदर आते हैं तो हमारे पास आ जाता है अब फ्लावर का थर्ड वर्ल्ड, which is called third world, which is called
androecium, which is called androecium, and it is made up of these structures, and these structures are called stamens. देखो ये वर्ड पहली दफा पढ़ रहे हो तो मेरे साथ रिपीट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। मैं वर्ल्ड भी लिख रहा हूं और मैं वर्ल्ड किससे बने हैं वो भी लिख रहा हूं, फ्लावर के वर्ल्ड्स भी लिख रहा हूं, और वो वर्ल्ड्स बने किससे हैं वो भी लिख रहा हूं। तो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड किसका है बेटा, बोलते जाना। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या कहलाता है, मेरे सवाल को सुनो और फिर जवाब देना। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड किससे क्या क्या कहलाता है, कैलिक्स। उसके बाद आउटर से इनर, कोरोला। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड एंड्रोशियम इज दी, सर क्या कह रहे हैं बेटा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम। एंड एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्टेमेंस। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेंस। ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद आ जाता है द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, which somewhat look like this, and this innermost part of the flower, आप अब आपको याद आ रहा है, आपने ये डायग्राम देखी हुई है, ठीक है जी। this innermost part of the flower is what we call gynoecium, gynoecium, and this is made up of carpel, दिस इज मेड अप ऑफ कार्पल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो इसे कार्पल कहते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो इसे स्टैमिन कहते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो इसे पेटल कहते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो इसे सेपल कहते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, मेरे बच्चे, कि आपसे एग्जामिनर वर्ल्ड पूछ रहा है या आपसे एग्जामिनर उस वर्ल्ड की कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, बोथ दी टर्म्स प्लीज याद रखिए। दोबारा से मेरे बच्चे, आप इसको वर्ल्ड बाय वर्ल्ड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और अगर उसके स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चलेंगे तो क्या बोलोगे बेटा, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पल। सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड कार्पल। एस पी एस पीएससी, जैसे यूपीएससी होता है ना, इंडिया का बड़ा फेमस एग्जाम है, इसी तरह यहाँ क्या है, एसपीएससी, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, दोबारा सुन लीजिएगा। हम फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सर ने क्या शुरू किया, फ्लावर की जो डंडी है, जो स्टेमन की कंटिन्यूएशन है, वो क्या है, पेडिसल है, या इसको स्टॉक भी कहते हैं। उसके बाद फ्लावर की जो बेस है वो क्या कहलाती है बेटा, रिसेप्टिकल कहलाती है, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रेस्ट कर रहा है। फिर जो फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल्ड है उसे आप क्या कहते हो, कैलिक्स, जो किससे बना होता है, जल्दी जल्दी, सेपल से। उसके बाद फिर आपके पास कलरफुल पार्ट आ जाता है, कलरफुल वर्ल्ड आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोला, जो किससे बना होता है, पेटल से। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं थर्ड वर्ल्ड पर, जो मेल पार्ट है, मेल वर्ल्ड है, इसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, जो किससे बना होता है, बोलते जाओ, स्टेमिन से। और उसके बाद मेरे बच्चों द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाइनोशियम। और इसको, गाइनोशियम किस चीज से बना हुआ होता है बेटा, कार्पल से बना होता है। तो मेरे बच्चों, बेटा जब मैं ये लास्ट क्लास में भी किसी एक को झाड़ चुका हूं कि जब मैं बता रहा हूं तो याद रखने के लिए बता रहा हूं ना, तो याद रखना है। आप प्लांट अगर सही से पढ़ लेते तो आज प्लांट में मसला नहीं होता। आज आपको बेसिक से पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहली दफा है, मुश्किल लग रहा है, अभी पूरे चैप्टर में 10 दफा रिपीट होगा, ये याद हो जाएगा। और बाकी आप याद रखें, SPSC, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। तो मेरे बच्चों, किसी एक स्टैंडर्ड, बेटा मेरे बच्चे, किसी एक स्टैंडर्ड, किसी एक स्टैंडर्ड फ्लावर का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें मेजर पार्ट आपके सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल होते हैं। दिमाग में घुसती है ये बात। एक रफ सा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें, और उसके बाद मैं आपको एक गूगल से लीव डायग्राम भी मेरे ख्याल दिखा देता हूं, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। आई थिंक नहीं है, मुझे गूगल से उठानी पड़ेगी। SPSC बेटा, मैंने वैसे ही याद रख, कहीं लिख लो ना, SPSC, सेपल, पेटल, स्टेमिन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमिन, कार्पल। लेबलिंग आती है ATP में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं,
तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने आपके सामने बनाया, बिल्कुल ऐसी। अब देखो सेपल्स क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था सेपल्स किस कलर के होते हैं, ग्रीन। तुम्हें क्या लगता है अगर सेपल ग्रीन है तो क्या कर रहे होंगे? सेपल अगर ग्रीन है तो क्या कर रहे होंगे, बताओ बेटा, एक एक लाइन का फंक्शन है। सेपल्स अगर ग्रीन है तो क्या कर रहे होंगे? वेरी गुड। ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएंगे, और वो फूड इनर स्ट्रक्चर्स की न्यूट्रिशन के लिए काम आएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब सेपल्स ग्रीन पार्ट है तो डज दिस मेक सेंस? मैं एक एक लाइन में फंक्शन लिखता जाता हूं, एक एक लाइन का फंक्शन लिखूंगा बेटा। पहला फंक्शन शुरू हो रहा है कैलिक्स से, ठीक है जी। ए जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा। इट इज दी इट इज दी outermost world of flower made up of sepals. These sepals are green in color, perform photosynthesis, and protect inner parts of flower. Protect inner parts of flower. ठीक है जी। अच्छा जी, कैलिक्स के बाद किसकी बारी आ गई, जल्दी से बताओ बेटा, कैलिक्स के बाद किसकी बारी आएगी? कोरोला की, द सेकेंड वर्ड। अब आप क्या कहते हैं? दिस वर्ड is present inner to calyx and consist of bright, colorful units called petals. हाँ भाई, क्या ख्याल है? अगर कलरफुल यूनिट्स हैं, पेटल्स हैं, पत्तियों से बनी हुई है, तो ये पत्तियों से कलरफुल पार्ट का क्या काम होता है मेरे बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे बिल्कुल आपको मालूम है, बिल्कुल सही मालूम है, पेटल्स अट्रैक्ट insects by their color, smell, and nectar, which help. इंसेक्ट क्यों चाहिए बच्चों? इंसेक्ट क्यों चाहिए हमें? इंसेक्ट क्यों चाहिए होते हैं? वेरी गुड, विच हेल्प इन पॉलिनेशन। वेरी गुड, विच हेल्प इन पॉलिनेशन। वेरी गुड हो गया। तो मेरे बच्चे रट्टा मारने जैसी कोई चीज नहीं है। आपके पास आउटर वर्ल्ड आ गया कैलिक्स, उसके बाद आ गया कोरोला, अब इसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। एंड्रोशियम, हाँ भाई, क्या बताया था मैंने कि ये मेल वर्ड है कि फीमेल वर्ड है? दिस इज दी मेल। वेरी गुड। मेल वर्ड ऑफ फ्लावर and consist of long stalk like structures। बेटा साथ साथ याद करना है बेटा। कॉल्ड, जी बेटा क्या कहला रहे हैं? गाइज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट, किससे बना होता था? एसपीएससी। किससे बना होता था? स्टैमिन्स। किससे बना होता था? स्टैमिन से। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। और लास्ट आ गया मेरा बच्चा गाइनोशियम। ये कौन सा पार्ट है बेटा? दिस इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड एंड इट इज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? इट इज
innermost wall of flower, which is the female part, and consists of 1 or 2 यूनिट्स, ज्यादातर हमें 1 या 2 मिलते हैं यूनिट्स, कॉल्ड, जी किससे बने होते हैं ये, कॉल्ड कार्पल्स, कॉल्ड कार्पल। तो मेरे बच्चों, मैं आपके सामने फिर रिपीट कर दूं, हम बिल्कुल बतदरीज स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछली क्लास में निपटाई थी, आज मैंने अपनी बात को शुरू किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैंने कहा प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इंक्लूड्स डिस्कशन ऑफ फ्लावर। हमने कहा एक बेसिक फ्लावर कैसा लगता है, तो एक बेसिक फ्लावर में जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। अब चूंकि रिप्रोडक्शन से, व्हाट डू यू थिंक रिप्रोडक्शन में किसका रोल होगा सबसे ज्यादा, व्हाट डू यू थिंक बच्चों, रिप्रोडक्शन में किसका रोल, व्हेन डू वी राइट द कॉम्प्लेक्स नेम्स, जब एग्जामिनर बोलेगा बेटा तभी लिखोगे, ठीक है। किसका रोल होगा रिप्रोडक्शन में, एंडोशियम और गाइनोशियम का या कैलिक्स कोरोला का, व्हाट डू यू थिंक। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं तो किस, कहां पर आएगा रोल, एंडोशियम गाइनोशियम का रोल आएगा, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों, अब एक बार, एंडोशियम किससे बना हुआ था, एंडोशियम किससे बना हुआ था, जल्दी जल्दी जल्दी, एंडोशियम किससे बना हुआ था, स्टैमिन से। और गाइनोशियम किससे बना हुआ था बेटा, कार्पल से। तो बेटा इससे पहले कि हम डिटेल में घुस जाएं, हेडिंग बनाइएगा स्ट्रक्चर ऑफ, अब जरा थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, हेडिंग बनाइएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन। एक स्टैमिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक स्टैमिन कैसा दिखता है, बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, मेरे साथ साथ रहना, पीछे में छूट जाना। एक स्टैमिन कैसा होता है मेरे बच्चे, तो इट्स मेड अप ऑफ, इट लुक्स लाइक दिस, समवॉट लुक लाइक दिस, ठीक है ना। एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके पार्ट्स की लेबलिंग समझ लीजिएगा बेटा। मैंने क्या कहा, ये पार्ट ना एटीपी में, प्लांट के फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है एटीपी में भी आता है, इसलिए ये जो मैं इतना खोद खोद के पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, ये एटीपी में काम आएगा। वहां तुम भोंगों की तरह बैठे होगे, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है जी। मेरे बच्चे दोनों में से कुछ भी लिखो कि खौला एक्सेप्ट होगा अगर जेनरिक क्वेश्चन होगा। तो मेरे बच्चे समझो ये क्या है, दिस होल स्ट्रक्चर इज बेटा, अभी आप पीछे की डिस्कशन में ये मत भूल जाना कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, स्टैमिन कहलाता है, इस पूरे को स्टैमिन कहते हैं। इस स्टैमिन के 3 पार्ट्स हैं। ये जो सोलन पार्ट आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला, दिस इज व्हाट वी कॉल एंथर। ये जो जॉइंट पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल कनेक्टिव। एंड जो ये आपको लंबा सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल फिलामेंट और स्टॉक। एंथर का जो ये जो स्टैमिन का स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल होता है बेटा, काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। आपके पास एक सॉलिड पार्ट है और इस सॉलिड पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और इसी पार्ट के अंदर मेरी जान, इसी पार्ट के अंदर there are granular structures which grow in this part, and those granular structures are called, those granular structures are called pollens, very good, those granular structures are called। देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उस वक्त आसान होगी ना जब हर एक स्ट्रक्चर का सही इदराक होगा, सही अंदाजा होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट इट बेटर, ठीक है बच्चे। तो मुझे सब बच्चों का जवाब चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में डाइजेस्ट हो रहे हैं। हमने कहा स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। हमने क्या कहा कि हमने कहा फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट समझ आ गया सबको। अब मेल पार्ट किससे बना होता है, स्टैमिन से। स्टैमिन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिन पार्ट है जिसको एंथर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं। ये जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव वो रीजन है जहां पर ये एंथर स्टॉक से कनेक्ट होता है, और ये जो लंबा सा पार्ट है दिस इज फिलामेंट और स्टॉक। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, ताकि हम आगे जाकर अपने पैराग्राफ्स में, अपनी डिस्क्रिप्शंस में जब ये स्ट्रक्चर्स रेफर करें तो हर बच्चा समझ सके कि किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ड्रॉ कर लिया सबने, यस और नो, डन डन डन। चलो आगे चलते हैं, अब हेडिंग बनाओ स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन के बाद एनी आइडिया किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन बता दिया तो अब किसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है बिफोर टॉकिंग इन डिटेल अबाउट रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली कार्पल का, वेरी गुड। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल।
अब कार्पल का अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर देखें, और कार्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे भी। पॉलन सैक एंथर ही को कहते हैं बेटा, पॉलन सैक एंथर ही को कहते हैं। एंथर को, एंथर इज मोर एक्यूरेट वर्ड, पॉलन सैक उसी को कहते हैं। अगर हम एक कार्पल ड्रॉ करें तो फुल स्केल कार्पल लुक लाइक दिस, दिस इज वन कार्पल बेटा, दिस इज वन कार्पल, ठीक है, दिस इज वन कार्पल। अब कार्पल के बेटा तीन हिस्से होते हैं, ठीक है, कार्पल के बच्चे तीन हिस्से होते हैं, ठीक है जी। एंड दोज इंक्लूड्स नंबर वन, this mouth, this opening, this mouth, and this mouth is called stigma. Very good. देखो स्ट्रक्चर्स का क्लियरली पता होना जरूरी है, ताकि मेरे बच्चे आप इसको एग्जाम में अच्छे से रेफर कर सकें, अपने पैराग्राफ्स को अच्छे से रेफर कर सकें, ठीक है। तो नंबर वन इज स्टिग्मा, ठीक है, विच व्हाट पार्ट इज स्टिग्मा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में भी बार बार रेफर कर रहे होंगे। तो स्टिग्मा इज द ओपनिंग, द माउथ, ठीक है ना, स्टिग्मा इज द ओपनिंग पार्ट। एंड देन वी हैव द नैरो रीजन, ये मैंने काफी ब्रॉड बना दिया, एक्चुअली इट इज वेरी नैरो, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टाइल। एंड देन वी हैव दिस सोलन पार्ट, एंड दिस सोलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन में होती है बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी ओवरी मौजूद है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज द माउथ, स्टाइल इज द नेक, एंड ओवरी इज द सोलन पार्ट। एंड देन दिस ओवरी बच्चों, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो आप सुनते जाइएगा। और अब आपको बहुत ही, मैंने कहा था कि प्लांट वाला पार्ट बहुत ही आसान होता है अगर आप थोड़ा सा ढंग से मेहनत से पढ़ लें तो। अब नाउ दिस ovary consists of this U-shaped structure. ये जो ovary है, and this ovary consists of or contains a U-shaped structure, and this U-shaped structure is what we call ovule. Very good. Not ovum, not ovum, ovule. Ovum is different. This structure is called ovule. तो मेरे बच्चे, जब एक टीचर या एग्जामिनर आपसे एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा होता है ना, तो विजुअल ही नहीं होगा तो कैसे समझोगे। तो इसलिए समझो, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर मेरे बच्चे क्या मौजूद है, एक यू शेप स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक दिमाग में घुसता है? ठीक है जी। तो अब जरा पीछे जाते हैं वापस से। हमने कहा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज फ्लावर। अब फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, जिसमें हमने कहा फ्लावर चार हिस्सों में डिवाइडेड है। फ्लावर चार हिस्सों में डिवाइडेड है जनाब। कैलिक्स विच इज मेड अप ऑफ सेपल्स, कोरोला विच इज मेड अप ऑफ पेटल, stem, endoecium which is the male part made up of stamens, and gynoecium which is the female part made up of carpel। फिर हमने उनके बेसिक से रोल डिस्कस किए। अब जाहिर है रिप्रोडक्शन में प्राइमरीली हम मेल और फीमेल पार्ट को, अशना, वरीशा, हम मेल और फीमेल पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि भाई मेल पार्ट वाज मेड अप ऑफ स्टैमिन्स। तो स्टैमिन एक कैसा होता है, कोई बच्चा कह रहा है कनेक्टिव, बेटा कनेक्टिव वो पॉइंट होता है जहां पर ये सॉलिड पार्ट कनेक्ट हुआ हुआ होता है फिलामेंट से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कनेक्टिव। ठीक है जी, जी आ रहे हैं बेटा, उधर भी जा रहे हैं। अभी लग रहा है सबको प्लांट बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया। फिर उसके बाद फीमेल पार्ट क्या था बेटा, ये आ गया फीमेल पार्ट कार्पल, और कार्पल का जो मुंह है वो क्या कहला रहा है, स्टिग्मा। जो नेक है वो क्या कहला रही है, स्टाइल। और जो सॉलिड पार्ट है वो क्या कहला रहा है, ओवरी। सर ने कहा उसके अंदर एक यू शेप पार्ट है जिसे क्या कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है मेरे बच्चा, चलो मेरे बच्चा। तो वरीशा, अदनान, अशना, रामीन, राहिमीन, एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? माहम, हुरिया, बतूल, आयशा 1, आयशा 2, आयशा 3, खौला। चलो बेटा मेरे बच्चे, अब सवाल ये है कि ओव्यूल पर ही बात खत्म करेंगे? नहीं नहीं, हमें ओव्यूल के भी थोड़ा अंदर जाना है बेटा, ओव्यूल के भी अंदर जाना है, ताकि ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए जाके, ताकि जब मैं आगे जाके तुम्हें फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊं तो वहां पर तुम्हें ओव्यूल परेशान ना करे। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, समझना। अब हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब रिलेट कर पा रहे हो कि जब मैं ओव्यूल की बात कर रहा हूं तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? ओव्यूल की जब बात हो रही है तो किस चीज की बात हो रही है, क्या इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? यस।
अच्छा माहम, आप लोग चूंकि म्यूट पर हैं, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन राइट इट इन चैट और वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है? ओके मेरे बच्चे, तो अब ओव्यूल का अभी मैंने कहा था स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लेट्स रीड्रॉ। ओव्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक अ लेटर यू, इट हैज अ यू शेप स्ट्रक्चर somewhat like this, ठीक है? लेट मी मेक इट बेटर। आप सारे उम्मीद है कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम ओवरी के अंदर का ये यू शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया हुआ है बच्चों, जोर से बोलो, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हुआ है? ओव्यूल, ठीक है? अभी मुझे बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं ना चैट में, उससे अंदाजा हो रहा है कि स्ट्रक्चर्स की क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। अगर मैं जल्दी से पूछूं कि ओव्यूल कहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहोगे? कहाँ मौजूद है ओव्यूल? ओव्यूल मौजूद है ओवरी के अंदर, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे, इस ओव्यूल की जो ओपनिंग है ना, this opening, the opening of this ovule, this part, this opening, this is called micropyle। बेटा ये सारे वर्ड्स आपके लिए पहली दफा हैं इसलिए शायद नए होंगे। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है? The opening of the ovule is what we refer as micropyle। अब जब हम अंदर आते हैं मेरा बच्चा, जब हम अंदर आते हैं तो हमारे पास, यानी ओव्यूल के अंदर आते हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है, ओव्यूल के अंदर ना सेंटर में there is a structure like this, then we have got three structures like this, and then we have got one structure like this। ओव्यूल के अंदर, आप जब ओव्यूल के अंदर आते हैं तो ओव्यूल के अंदर आपको कम से कम ये तीन स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है? आपने दो याद रखने हैं, तीसरे के बारे में जिक्र आपके सिलेबस में नहीं हुआ हुआ, मैं वैसे बता दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको सेंटर में नजर आ रहा है ना बेटा, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब मैं सीड फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा क्या है। अभी के लिए याद रखें, ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट वी रेफर एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है? मेरी स्क्रीन आ रही है बच्चों? स्क्रीन नहीं आ रही तुम लोगों को मेरी? आ रही है ना? बरीरा आप दोबारा रिफ्रेश कर लें, शायद आपका लैग आ गया होगा, ठीक है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और ये जो आपको यहाँ अलग से अलग थलग नजर आ रहा है ना बेटा, ये है आपका ओवम। जो दिमाग खा गए हो, ओवम क्या है, ओवम क्या है, ओवम क्या है? फीमेल गैमेट ओवम या एग? सबर करते नहीं हो तुम लोग। दिस इज योर ओवम और एग। तो अगर ये कहूं तो उम्मीद है बात समझ आएगी कि ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के पास जो है वो ओवम मौजूद है, यानी एग मौजूद है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद है। और ये भी तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीड के अंदर रोल प्ले करते हैं। बट अभी के लिए जैसा कि मैंने कहा कि मैं मजीद एक्स्ट्रा नाम आपको नहीं दूंगा, तो इसलिए मैंने बना दिए क्योंकि आपको जब कोई रफ डायग्राम आएगी उसमें बने हुए होंगे, ठीक है ना? लेकिन आपको जो कम से कम याद रखनी है ओव्यूल के बारे में, वो तीन चीजें हैं। एक, कि इसका ओपनिंग माइक्रोपाइल कहलाता है, इसके अंदर एक अदद ओवम या एग मौजूद है, और ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं जो सेंटर में ना ये एग है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि सेंटर में ओवम या एग है, विच इज नॉट करेक्ट। और फिर बहुत सारे गधे तो ऐसे भी हैं जो अभी क्लास में मुझे अंदाजा हुआ कि जो ओवरी, ओव्यूल और ओवम में फर्क नहीं कर पा रहे। देखो तीन चीजें हैं, ओवरी, इसीलिए तो कंफ्यूजिंग होती है, ओव्यूल और ओवम, ओवम स्लैश एग। तो ओवरी वो सोलन पार्ट है, उसके अंदर जो यू शेप पार्ट है वो ओव्यूल है, और जो गैमीट है वो ओवम है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? जो सवाल पूछ रहे थे सबको क्लियर है? चलो गुड हो गया। बस याद करो, हाँ जी, रेस्ट इज साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म। मेरा बच्चा अब समझते हैं मेरा बच्चा। तो अब हमने देखो डायग्राम की गेम चल रही है सारी ना। पहले आ गया फ्लावर का डायग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक बेसिक फ्लावर कैसा दिखता है। उसके बाद हमने कहा कि भाई उसमें मेल पार्ट कैसा दिखता है, ये आ गया। और उसके बाद आ गया मेरे बच्चे कि फीमेल पार्ट कैसा दिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी समझ लिया। और फीमेल पार्ट के अंदर ये जो ओव्यूल है उसकी बहुत ही बुनियादी और बेसिक
जो स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली, कर ली, कवर कर ली। अब मेरे बच्चों, वी आर रेडी। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? तो मेरे बच्चे, आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने के लिए आपके पास ये मेल पार्ट है और इसमें मौजूद है पॉलन ग्रेन्स, है ना भाई? क्या मौजूद है? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स को कहाँ जाना होगा? बोलो। ये पॉलन ग्रेन्स जो दाने हैं, इनको कहाँ जाना होगा? यहाँ कार्पल पर। क्या ख्याल है? स्टिग्मा पर। वेरी गुड। स्ट्रक्चर रिलेट हो रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। कि पॉलन को निकलकर कहाँ जाना होगा? स्टिग्मा पर। तो ये कैसे जाएगा? तो मेरे बच्चों, एक पॉलन का जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, पॉलन का एक मेल पार्ट से, एंथर से, पॉलन सैक से ट्रांसफर होना किस पर? किस पर? स्टिग्मा पर। पॉलन का ट्रांसफर होना कहां पर? स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब चूंकि हमने स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो नाउ वी आर फुली रेडी टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन। तो अब हेडिंग बनाइएगा, पॉलिनेशन। याद रखें, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, वो किसी ने भी लिखा ना कि पॉलिनेशन में लिखा है किसी ने चैट में कि शायद ये वो ओवम से जाकर मिलना है। भाई वो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। ठीक है, तो पॉलिनेशन का पहले डेफिनेशन लिखवा दूं मैं। तो अब हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है बेटा। हेडिंग बनाइएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर। ये जो एक बच्चे ने चैट में लिखा वो डेफिनेशन गलत है बेटा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of pollen grains from anther, pollen sac, to stigma. स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? कार्पल का ना। स्टिग्मा, कार्पल। अल्टीमेटली इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए प्रोसेस को क्योंकि देखो, थ्योरी में तो ये आना ही आना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि प्लांट बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्लांट एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और यही तो आने वाली चीजें हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिनेशन और कुछ भी, अनदर प्लांट, और कोई मंजन नहीं बेचना है पॉलिनेशन में। और ये जो दरमियान में लोग अलग अलग वर्ड डाल रहे हैं, मेरा बच्चा, नहीं। पॉलिनेशन सिंपल किसे कहते हैं? कि भाई पॉलन ग्रेन का किसी भी तरह यहां पहुंच जाना इस पॉलिनेशन, जिसके बाद अल्टीमेटली वर्ड। इसमें सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट का मंजन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये बोलने की जरूरत है सेम फ्लावर ना अनदर फ्लावर ना अनदर फ्लावर, इसमें फंस जाओगे आप लोग। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि बारीकियां नहीं समझोगे तो काम खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको हर एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ, खुद भी समझ में आ जाएगी। जो लोग कह रहे हैं अनदर प्लांट या, तो वो अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि आप गलत कह रहे थे। तो पॉलिनेशन इज अ जनरल टर्म विच सिंपली मीन्स कि एंथर या जो मेल पार्ट था, वहां से पॉलन कहां तक पहुंच जाए बेटा? फीमेल पार्ट तक पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, अब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है बेटा, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, अब यहां से ना स्टेप बाय स्टेप अंदर जाएंगे, विच इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, सेल्फ पॉलिनेशन। वेरी गुड। एंड नंबर टू इज क्रॉस पॉलिनेशन। एनी आइडिया व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? नाम से भी पता चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली, मेरी बात को पूरी गौर से सुनना। कि अगर जो पॉलन ग्रेन है, समझना बच्चे, अगर जो पॉलन ग्रेन, लेट मी रेफर टू द डायग्राम एज वेल। अगर जो पॉलन ग्रेन है, फॉर एग्जांपल, वो एक ही फ्लावर से निकलकर यहां पर आ गया, एक सेम फ्लावर के, समझना, अगर पॉलन
एक सेम फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट पर चला जाए। यानी अगर पॉलिनेशन में पॉलन मूव करे फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ऑन द सेम फ्लावर और ऑन द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, और ऑन दी अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मेरी बात गौर सुनना कि अगर पॉलन यहां से यहां मूव कर रहा है तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ पॉलन ऑन द सेम फ्लावर। और अगर मान लो ये प्लांट है पूरा और एक फ्लावर इस पर यहां लगा हुआ है और एक फ्लावर यहां लगा हुआ है और यहां से यहां जा रहा है, दिस इज अगेन ऑन द सेम प्लांट। तो मेरे बच्चे बोथ ऑफ देम आर रेफर एज सेल्फ पॉलिनेशन। अक्सर बच्चे समझते हैं कि जब सेम फ्लावर पे होगी तो सेल्फ होगी और जब डिफरेंट फ्लावर पे होगी तो क्रॉस होगी। ऐसा नहीं है। अगर सेम फ्लावर पे हो रही है, यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक ही फ्लावर पर जा रहे हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, या दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं लेकिन सेम ही प्लांट पर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे दिस वुड बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ आ रही है कि आपके पास एंथर ऑफ वन फ्लावर टू दिस स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी होगी तो हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। मैं बात दिमाग में घुसा पा रहा हूं कि मेरे बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन डेफिनेशन लिखिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में दो क्राइटेरियाज हैं, यहीं पर नीचे डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of same flower or this is important, or from the anther of flower to the stigma of another flower on the same plant, on the same plant। बेटा भेजे में बात घुस रही है या नहीं घुस रही है? कि नॉर्मली बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है इसके अंदर, ये बहुत ही क्लैरिटी से मैं लिखवा भी रहा हूं इसीलिए ताकि बाद में कोई चवल ना मार दो तुम लोग। सेम फ्लावर पर हो या सेम प्लांट पर हो, दोनों ही सेल्फ कहलाती हैं, क्रॉस नहीं कहलाएंगी। ठीक है जी। क्रॉस क्या होगी, साथ साथ क्रॉस भी लिख लें। वैसे तो अब समझ ही आ रहा होगा कि क्रॉस क्या होती होगी। तो क्रॉस में क्या होगा, हमारे पास एक फ्लावर होगा एक प्लांट का और दूसरा फ्लावर होगा दूसरे प्लांट का। लेट मी राइट द डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of, देखो किसी में भी हम ये नहीं कह रहे जाके फ्यूजन हो गई, स्टिग्मा तक जाना, ऑफ अ फ्लावर on another plant belonging to same species, belonging to same species। I think I have right enough क्लैरिटी इन दी स्टेटमेंट कि आपको जब रिवीजन के लिए भी बैठेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा जो है सेल्फ पॉलिनेशन है और कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है। आई होप कि तुम लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जो गड़बड़ बच्चे करते हैं वो मैंने यहाँ पर खास तौर पर मेंशन की है
क्या मेंशन किया मेरे बच्चे कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो गड़बड़ बच्चों को अक्सर हो जाती है वो क्या हो जाती है कि वो समझते हैं सेम फ्लावर पे तो सेल्फ है लेकिन दूसरे फ्लावर पे क्रॉस है। तो अगर वो उसी प्लांट पर है दूसरा फ्लावर तो ये सेल्फ ही कहलाएगी। और अगर एक प्लांट ये लगा हुआ है दूसरा प्लांट ये लगा हुआ है सेम स्पीशी का और यूं करके जा रहा है पॉलन तो फिर ये क्रॉस कहलाएगी। इज दिस क्लियर एवरीबडी आउट देयर? ऑनलाइन वाले तमाम बच्चे मेरी जान क्लियर है ये बात? चलो गुड हो गया। अब मेरे बच्चों बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं और दोनों के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो लेट मी कंटिन्यू दिस। मैं इसको पैराग्राफ वाले स्टाइल में ऐसा करता हूं, मैं कॉलम वाले स्टाइल में ही कंटिन्यू कर लेता हूं ना, तो उससे ये होगा कि याद करना आसान हो जाएगा। तो लेट मी डू वन थिंग, इसी को मैं पैराग्राफ वाले ये कॉलम वाले स्टाइल में ही कंटिन्यू कर लेता हूँ नीचे भी, ताकि कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से हो जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। लेट मी गिव दी हेडिंग हियर, एडवांटेजेस। और यहां पर भी इस प्रोसेस के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और बड़े मुश्किल नहीं, आसानी से समझ में आने वाले। और दोनों के फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले जरा आपके साथ डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताएं कि अब मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है बेटा? मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताएं कि अगर पॉलन को एक ही प्लांट पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो ये जाना आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा या बहुत देर से होगा कंपेयर टू दी अदर वेराइटी? व्हाट डू यू थिंक कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो फास्टर होगी और इजी होगी? दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपको एक ही प्लांट से पॉलन गिरा और दूसरी फ्लावर पे गिर गया या दूसरा, इजी एंड क्विक है। वेरी गुड हो गया। अच्छा, अब जब इजी एंड क्विक है तो मेरे बच्चे दूसरा एडवांटेज भी सुनते जाइए कि इसमें क्या हमारा रिलायंस या प्लांट का रिलायंस, क्या प्लांट का रिलायंस बहुत ज्यादा पॉलिनेटर पे होगा या कम रिलायंस होगा पॉलिनेटर पर, यानी इंसेक्ट्स पर क्या रिलायंस नजर आएगा? कम होगा ना, क्योंकि यहां पर तो क्या है कि नॉर्मल प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है वो गिर कर दूसरे प्लांट में गिर सकते हैं। तो इसलिए यहां दूसरा एडवांटेज क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती पॉलिनेटर्स पर। मैं एक साथ लिखता हूं, ठीक है, एक साथ लिखता हूं, अभी पहले सुनते जाओ। तो मैं हम कवर कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस, ठीक है? पहले अभी मैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज आपको बता रहा हूं। तो ये कॉमन सेंस हमें बता रहा है कि मेरे बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन एक इजी और क्विक प्रोसेस होगा और इसमें पॉलिनेटर पे डिपेंडेंस जो है वो हमारी कम होगी। बहुत ज्यादा हम पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बहुत दूर तक लेकर नहीं जाना। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ कि जब पॉलन जो है सेम प्लांट पे गिरेंगे तो उनमें सक्सेस रेशो ज्यादा होगा या वेस्टेज रेशो ज्यादा होगा? और अगर दूर जा रहे हैं तो सक्सेस रेशो ज्यादा होगा या वेस्टेज रेशो ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें गाइस एंड गर्ल्स, सक्सेस नेयर पे ज्यादा होगी ना, क्योंकि जब प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन को दूर जाना है तो दूर जाने में वेस्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां पर जो सक्सेस रेशो यानी वेस्टेज क्या होगी? काफी कम होगी। डज दिस ऑल्सो मेक सेंस एवरीबडी कि जो वेस्टेज है या जो सक्सेस रेशो है पॉलन का सही जगह गिरने का वो यहाँ ज्यादा होगा? फिर एक और चीज मेरे बच्चे, क्योंकि प्लांट सेम है, सेम प्लांट है, तो इसलिए यहां पर जेनेटिकली आइडेंटिकल तरह की ग्रोथ होगी। जब एक ही प्लांट पर पॉलन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यहां पर जेनेटिकली ना वैरायटी नहीं आएगी बल्कि वेरी गुड होमोजाइगोसिटी आएगी। होमोजाइगोसिटी का मतलब कि जो नया प्लांट आएगा, जो नया जो है ना वो जाइगोट बनेगा, उसमें वही करेक्टर्स होंगे जो कि ओरिजिनल प्लांट में थे, वही करेक्टर्स होंगे जो ओरिजिनल प्लांट में थे। वेरी गुड हो गया। अच्छा, क्या इस प्रोसेस में हमें दो प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी या एक पेरेंट प्लांट काफी है? एक पेरेंट प्लांट काफी है, दो की जरूरत पड़ेगी? पेरेंट प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर हमें एक ही पेरेंट प्लांट चाहिए, हमें एक से ज्यादा पेरेंट प्लांट नहीं चाहिए। तो आए पहले मैं इसके एडवांटेजेस को लिख देता हूं। एवरी एडवांटेज मस्ट बी वेरी क्लियर। पहला क्या, पहला एडवांटेज क्या डिस्कस किया था हमने? इजी एंड फास्टर प्रोसेस है। दूसरा एडवांटेज क्या डिस्कस किया था हमने बच्चे? लेस चांसेस of wastage of pollens, that is higher
सक्सेसफुल पॉलिनेशन। तीसरा हमने क्या बोला था? लेस और नो रिलायंस ऑन पॉलिनेटर्स। बेटा हर चीज याद होनी चाहिए समझ समझ के। एंड चौथा भी उन्होंने लास्ट क्या डिस्कस किया बच्चों? चौथा क्या डिस्कस किया था अभी हमने? होमोजाइगोसिटी, जेनेटिक आइडेंटिटी और होमोजाइगोसिटी। चलो मेरा अच्छा, अब जरा उस तरफ चलते हैं, उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस होंगे? एनी आइडिया? क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस होंगे? एडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात नहीं कर रहा मैं। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस होंगे? एनी आइडिया? अच्छा बल्कि नहीं, इसमें एक पॉइंट और भी तो डिस्कस किया था, वो रह गया ना हमारा राइटिंग में, कि सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। यहां पर हमने क्या कहा था? सिंगल पेरेंट प्लांट इज इनफ। चले, अब मेरे बच्चे जो एडवांटेज आपको क्रॉस पॉलिनेशन में मिलता है ना, वो सबसे बड़ा क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। यस, वेरी गुड। कि जब आपके जो पॉलेंस हैं वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह, दूर डिस्टेंसेस पर जाकर गिरते हैं और दूर प्लांट्स पर जाकर गिरते हैं, इवेंचुअली क्या होता है? वो दूसरा प्लांट, उसकी सॉइल डिफरेंट है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स में वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से जब नए फ्लावर्स बनते हैं, नए प्लांट बनते हैं, तो उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी का फायदा क्या होता है? कि जितने ज्यादा नए कैरेक्टर्स पैदा होंगे उतना सर्वाइवल उनका अच्छा होता जाएगा। ये बात हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी की थी ना, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, कि ग्रेजुअली एवोल्यूशन आती है और एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? बेटर बेटर सर्वाइवल चांसेस होते हैं, बेटर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वहां जिक्र किया था, और यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में भी, कि जब दूर दराज जाके गिर रहे हैं तो उससे एडवांटेज क्या हासिल होगा मेरी जान? नंबर वन, इंक्रीज वेरिएशंस in generation, better adapted for the change in environment. Better chances of survival. बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हो गए दोनों के हेड टू हेड। बेटा एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है जरा मुझे बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? What do you think, what are the disadvantages of self pollination? सबसे मेजर तो आपको क्या नजर आ रहा है? कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही। जब जेनेट जो उसके, भाई कॉमन सेंस है ना, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके क्या बन जाएंगे? डिसएडवांटेज बन जाएंगे। जो इधर एडवांटेज है वो इधर क्या बन जाएगा बच्चों? डिसएडवांटेज बन जाएगा। ठीक है ना? तो व्हाट आर दी डिसएडवांटेज बच्चों? डेफिनेटली वेरी गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह आप खुद ही रिलेट कर पा रहे हैं। नंबर 1, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। lack of genetic variation, no adaptation for the change in environment। कोई एडेप्टेशन यहां पर चेंज इन एनवायरमेंट के लिहाज से नहीं आ रही। मोर प्रोन टू डैमेज। और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस बेटा फ्रॉम दिस साइड?
डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो बहुत सारे हैं ना। जो जो एडवांटेजेस थे हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन के, उस ये सारे क्या बन जाएंगे डिसएडवांटेजेस। जी बेटा, हाईलाइट सम ऑफ देम। डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास पॉलिनेटर पे बहुत ज्यादा रिलायंस है, अगर कीड़े मकोड़े ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। ठीक है, पॉलन पॉलन का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, टाइम टेकन है, सक्सेस रेशियो कम है। क्या ख्याल है बेटा, ये सारे डिसएडवांटेजेस होंगे नहीं होंगे कि आप क्रॉस पेरेंट, टू पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर दूसरा पेरेंट नहीं है तो नहीं हो पा रहा, दूसरा पेरेंट नहीं है तो नहीं हो पा रहा, दूर तक जाना है, इंसेक्ट्स का मसला है, पॉलिनेटर रिलायंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, फिर उसमें वेस्टेज ऑफ जो पॉलन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, यस और नो। तो इस तरह के दोनों में मसले होंगे, बिल्कुल हो गए। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह देखो, प्लांट बायोलॉजी थोड़ा सा अपना आपने फोकस किया ना तो चीजें समझ आ रही हैं। तो यहाँ पर नंबर वन, हैवी रिलायंस ऑन पॉलिनेटर्स। नंबर टू, large amount of pollens are wasted or not, pollens are wasted, two parent plants are required, and take longer time। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बिल्कुल हेड टू हेड जो है वो कंपैरिजन आ गया। बच्चों आर वी ऑल गुड टू गो, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबडी इन माय क्लास टिल दिस पॉइंट। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब मेरे बच्चों देखो, कनेक्टिविटी देखते जाना, अब कनेक्टिविटी पकड़ो। आपने पहले कहा कि यार रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्लावर, फिर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पेल दिया। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद आपने कहा कि भाई फ्लावर में जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने मेल और फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया, ओव्यूल वगैरह का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपने कहा कि अब जब स्ट्रक्चर हमें समझ आ गए तो पॉलन को हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इसे पॉलिनेशन कहते हैं, जो दो तरीकों से हो रही है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है, इसको अच्छे समझा, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से डिस्कस किया। अब मेरे बच्चों, एज वी हैव टॉट यू दैट क्रॉस पॉलिनेशन में हमारी रिलायंस है पॉलिनेटर्स पर, हमारी रिलायंस किस पर है। अप्सरा किसके डिसएडवांटेज मेरे बच्चे, किसके डिसएडवांटेज कह रही हैं अप्सरा, क्रॉस पॉलिनेशन के कह रही हैं। दोबारा बता देता हूं मेरे बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखें ना कि आपको पॉलिनेटर पे बहुत ज्यादा हैविली रिलाई करना पड़ रहा है ना, पॉलिनेटर्स पर बहुत हैविली। अगर इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं या विंड है, अगर हवा ही नहीं चल रही सही से, इंसेक्ट्स आ नहीं रहे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। फिर इंसेक्ट या हवा जब पॉलिन्स को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह लेकर जाएगी तो कितना सक्सेसफुल रेशो होगा, तो है बहुत ज्यादा अमाउंट पॉलिन्स की जाया होगी। इसमें दो प्लांट चाहिए, एक प्लांट और दूसरा प्लांट, अगर एक प्लांट है और दूसरा प्लांट बहुत दूर है तब भी सक्सेस रेशियो खराब हो जाएगा और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये सारी जो रीजन है ये डिसएडवांटेज काउंट होंगे ना, यस और नो। सर इज प्लांट बायसेक्सुअल, मेरे बच्चे यस, देयर आर प्लांट्स which have monosexual flowers and there are plants which have bisexual flowers। दिस इज समथिंग, बायसेक्सुअल किसे कहते हैं, एक ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर पे मेल फीमेल पार्ट दोनों है तो वो बायसेक्सुअल कहलाएगा, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट है या फीमेल तो वो मोनोसेक्सुअल कहलाएगा। तो दैट इज समथिंग जो कि सब्जेक्टिव टू प्लांट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट है। अब मेरे बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कनेक्ट करने जा रहा हूं, बेटा क्लास तो अभी चलेगी मेरी जान, परेशान नहीं होने की जरूरत है। क्रॉस पॉलिनेशन में अभी हमने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन में डू वी नीड पॉलिनेटर्स, हाँ भाई, डू वी नीड पॉलिनेटर्स, डेफिनेटली वी नीड पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो लेट्स रीडिस्कस क्रॉस पॉलिनेशन अगेन। सो वी नो दैट क्रॉस पॉलिनेशन में वी रिलाई हेविली ऑन पॉलिनेटर्स। तो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन pollinators are required to carry pollens from one plant to another. Pollinators include majorly
टू वेराइटीज। हाँ भाई, पॉलिनेटर्स कौन है मेरे बच्चे, कौन कौन पॉलिनेटर्स के तौर पे यूज होते हैं? तो आप कहते हैं देयर इज विंड which is going to play its role as a pollinator, and there will be insects which will be playing their role as a pollinator. So the concept is now connecting. The concept is now connecting. बेटा बच्चा, everybody in the class, the concept is now connecting कि मेरे बच्चे, आपने अगर पॉलिनेशन क्रॉस करनी है तो अब प्लांट या फ्लावर जो है उसको किसी पॉलिनेटर मीडियम की जरूरत है। और पॉलिनेटिंग मीडियम जो मेजरली है वो कौन से हैं? दो हैं, नंबर वन इंसेक्ट और नंबर टू विंड। तो मेरे बच्चों, अब यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में डिस्कशन शुरू होती है किस चीज की मेरे बच्चे? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। तो यही बात हमने लिखी कि फॉर क्रॉस पॉलिनेशन pollinators are required to carry pollens from one plant to another. Pollinators include majorly two varieties, wind and insect. तो मेरे बच्चा, हम क्या देखते हैं कि जो इंसेक्ट के थ्रू, जो इंसेक्ट पर रिलाई करते हैं फॉर पॉलिनेशन, जो फ्लावर्स इंसेक्ट पर रिलाई करते हैं फॉर पॉलिनेशन, उनका जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है वो डिफरेंट होता है। और जो फ्लावर मेजरली रिलाई करते हैं विंड पर, उनका जो एडाप्टेशन होता है स्ट्रक्चरल, वो डिफरेंट होता है। दोबारा से क्या कहा मैंने? जो फ्लावर्स मेजरली इंसेक्ट पर रिलाई करते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो फ्लावर्स मेजरली रिलाई करते हैं विंड के ऊपर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लावर का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और बहुत आसान है, इसको कॉमन सेंस से समझना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक डिस्कशन, कंपैरेटिवली कर लेते हैं तो अच्छा याद हो जाएगा, बल्कि यहीं पर ऐसे कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं यहां पर, और एक तरफ हम लिख लेते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, और एक तरफ लिख लेते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। और मैं आपको कंपैरिजन, ताकि आप अच्छे से कर सकें, कॉमन सेंस दे के लिए आपके सामने कुछ मेजर्स लिख रहा हूं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गो फॉर मैक्सिमम वंस। नंबर वन, पेटल्स। नंबर टू, scent. Number three, nectar. Number four, stamen. Number five, stigma. And number six, pollen. हमने अपने ज्यादा दिमाग को जोर नहीं डालना, हमने कॉमन सेंस यूज करना है। और कॉमन सेंस से मेरे बच्चों आपको मुझे बताना है कि क्या आपके ख्याल में, अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, मुझे बताएं जो फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेशन पर डिपेंड करेगा उसके पेटल्स कैसे होंगे? बड़े होंगे, ब्राइट इन कलर होंगे, या छोटे और डल इन कलर होंगे? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। वेरी गुड। साइज में भी बड़े होंगे बेटा, जो जो मैं पूछते जा रहा हूँ, साइज में भी बड़े होंगे क्योंकि इंसेक्ट ने बैठना है, इंसेक्ट ने बैठना है, तो साइज में भी बड़े होंगे, लार्ज साइज होंगे और कलरफुल होंगे टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जबकि जो विंड पॉलिनेटेड है, उधर तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो वहां पर हम क्या करेंगे? फ्लावर छोटे होंगे और डल शेड्स के कलर होंगे। यस और नो? वेरी गुड, हो गया। अब मेरे बच्चों, व्हाट अबाउट सेंट? सेंट, खुशबू। खुशबू के बारे में क्या कहते हो? कहां पर होगा खुशबू? खुशबू ज्यादा ज्यादा कहां नजर आएगी? खुशबू किस लिए, खुशबू किस लिए चाहिए होती है? ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो जितने भी सेंटेड फ्लावर हैं, गुलाब आप देखते हैं और जितने भी आप जो सेंटेड फ्लावर देखते हैं, सारे फ्लावर्स जो हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन पे डिपेंड करने वाले हैं। तो फ्लावर की स्मेल कैसी होगी मेरे बच्चे? फ्लावर विल हैव प्लीजेंट गुड स्मेल होगी यहां पर, है ना? और यहाँ चूंकि हमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो यहाँ पर हमारे पास सेंट वगैरह नहीं होगी। तो आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर्स जिनमें कोई खुशबू नहीं होती और ऐसे फ्लावर्स जिनमें बहुत तेज खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। व्हाट अबाउट नेक्टर? व्हाट अबाउट नेक्टर? नेक्टर जो जूस होता है, हाँ भाई, क्या नेक्टर होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में?
तो जी हाँ, जूसी नेक्टर विल बी अवेलेबल ऑन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है वहां पर अवेलेबल, बोलो बेटा, नहीं होगा। वरीशा, डज दिस मेक सेंस? अशना, रामीन, सुफियान, एवरीबडी एल्स, ठीक है ना, कॉमन सेंस है। अच्छा, फिर स्टेमन की बात करें। अब मेरे बच्चों समझना गौर से, मैं तुम्हें फ्लावर के स्ट्रक्चर पे ले जाता हूं। अब एक फ्लावर है जिसने हवा के जरिए अपने पॉलेंस को डिस्पर्स करना है, तो व्हाट डू यू थिंक, जब हवा के जरिए पॉलेंस को डिस्पर्स करना है तो स्टेमन की जो लेंथ होगी, व्हाट डू यू थिंक, वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? स्टैमिन की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब वो स्विंग करे इधर और इधर, तो स्टैमिन की जब लेंथ ज्यादा होगी, वो बाहर तक आए हुए होंगे, हाइट आउट ऑफ दी फ्लावर निकल रही होगी, तो वो क्या करेंगे, जब वो स्विंग करेंगे तो दे विल बी एबल टू थ्रो देयर पॉलेंस इन मल्टीपल वेरियस डायरेक्शन। वरना आप सोचो कि अगर छोटा सा स्टेमिन है तो वो कहाँ स्विंग करेगा, कहाँ जो है वो थ्रो करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है बच्चों, जो फ्लावर विंड पॉलिनेटेड होता है उसका स्टेमन काफी बड़ा होता है, और वो पेंडुलस मूवमेंट कर रहा होता है। पेंडुलस समझते हो ना, टू एंड फ्रो, पेंडुलस मूवमेंट कर रहा होगा, ताकि दूर तक फेंक सके अपने पॉलेंस को एज फार एज पॉसिबल। तो नॉर्मली हमें इन फ्लावर्स के जो स्टेमन है वो फ्लावर से बाहर निकल कर नजर आएंगे, बाहर, फ्लावर से बाहर निकले हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लार्ज और लॉन्ग इन साइज होते हैं। यस और नो, डज दिस मेक सेंस? एवरीबडी, डज दिस मेक सेंस एवरीबडी? बिल्कुल। और उसी जगह पर अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को देखें तो डू वी नो, जी बेटा, लाइक साहब, क्या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में हमें इसकी जरूरत है? इंसेक्ट तो यहाँ आके बैठेगा, तो वी नीड शॉर्टर स्टेमिन, ताकि पॉलन यहां से इंसेक्ट पर अटैच हो पाए। तो वहां पर हमें शॉर्टर स्टेमिन चाहिए होंगे जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, और उनमें हमें कोई पेंडुलस मूवमेंट नहीं चाहिए होगी, कोई स्विंग नहीं चाहिए होगा। डू यू अग्री बेटा? डू यू अग्री गाइस एंड गर्ल्स? एम आई ऑडिबल? हेलो, आर यू गाइस विद मी बेटा? आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके ओके, तुम लोग का रिस्पॉन्स आना क्यों बंद हो गया था अचानक से? बेटा ये स्टैमिन वाली बात समझ आ गई कि स्टैमिन की लेंथ अगर लंबी होगी, किसके लिए होगी मेरे बच्चे? स्टैमिन की लेंथ कहां पर लंबी होगी बच्चों? विच फ्लावर? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। और छोटी कहां पर होगी? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में। एंड व्हाट अबाउट स्टिग्मा? व्हाट अबाउट स्टिग्मा पर्टिकुलरली? है भाई, अब देखो, जो जो पॉलन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से आ रहा है, तो उसको यहाँ पर ट्रैप होना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टिग्मा है ना, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा है, वेरी गुड, वो हेयरी होता है, वो फेदरी होता है, ताकि जब पॉलन गिर रहा हो तो उसमें आसानी से ट्रैप हो जाए। वेरी गुड। द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है बेटा किसका बच्चों? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। एवरीथिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू कॉमन सेंस। मतलब अगर आप उल्टा लिख देते हैं तो आप गधे हैं, क्योंकि आपको ये कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि अगर एक हवा के थ्रू जो है वो पॉलन आ रहा है, तो डेफिनेटली पॉलन को ट्रैप करना डिफिकल्ट होगा। एंड टू फैसिलिटेट दैट, स्टिग्मा इज काइंड ऑफ फेदरी, काइंड ऑफ हेयरी, ताकि उसमें पॉलन आसानी से आकर गिर जाए। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट द पॉलन? व्हाट डू यू थिंक, पॉलन का साइज और नंबर, पॉलन का साइज और नंबर हमें ज्यादा कहां नजर आएंगे? पॉलन का साइज कहां ज्यादा होगा, वेट कैसा होगा? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? पॉलन का वेट, जब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमने जाना है तो पॉलन का नंबर भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो टोटली रैंडम है, टोटली हवा के ऊपर है, और साइज भी छोटा होगा और लाइट वेट होगा। यस और नो? साइज भी छोटा होगा ताकि दूर तक जा सके, वेट भी कम होगा ताकि दूर तक जा सके, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होगा, एज यू विल सी अ लॉट ऑफ लॉस हेयर, है ना बेटा? लेकिन जब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करेंगे तो वहां पर हमें रिलेटिवली साइज भी बड़ा नजर आएगा, और वहां जो पॉलेंस हैं वो थोड़े स्टिकी होंगे, स्टिकी, ताकि वो इंसेक्ट्स की जो टंग, इंसेक्ट की जो लेग्स हैं उन पे अच्छे से क्या हो जाए बेटा, स्टिक हो जाए। यस और नो बच्चों? तो मैं फिर से याद करता हूं,
बेटा नंबर ज्यादा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो ज्यादा नंबर में पॉलेंस प्रोड्यूस करेंगे ना बेटा, ज्यादा नंबर में पॉलेंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लॉस ज्यादा होने वाला है तो नंबर भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो लेट्स राइट दिस वेरी क्विकली बच्चों। तो यहां हमने क्या लिखा, लार्ज, आई होप कि तुम लोगों को दिमाग में बैठा होगा बेटा, लार्ज साइज ब्राइट color petals, small size dull color petals, heavily scented, no scent slash smell, nectar, juicy nectar is present. क्यों प्रेजेंट है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। नेक्टर is absent. Small size stamen, small size stamen which are not pendulous. pendulous का मतलब कि यहां पर उनको स्विंग लेने की जरूरत बेटा बोलो नहीं होगी, क्योंकि इंसेक्ट के ऊपर जा रहे हैं ना, डिपेंडेंट है। एंड do not, will they come out of the flower? Do not come out of flower. स्टिग्मा, अच्छा यहां पर हम क्या लिखेंगे, लार्ज साइज स्टैमेंस, large long stamens protrude out of flower and perform or and are pendulous. pendulous का मतलब स्विंग मूवमेंट कर रहे होंगे। स्टिग्मा के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, स्टिग्मा स्मॉल and compact, do not come out of flower. यहां क्या लिखेंगे, लार्ज feathery and protrude out of flower. And lastly, what about pollens बच्चों? यहां पर हमने क्या कहा था, लार्ज साइज pollens which are either sticky और हुकी। या तो स्टिकी होते हैं या हुकी होते हैं। स्टिकी का मतलब क्या है कि पांव पे चिपक जाए, हुकी ताकि पांव के साथ अटैच हो जाए। abundant number of small lightweight स्मूथ पॉलेंस। स्मूथ क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हुक वगैरह होंगे तो जाहिर है उनकी फ्लाइट डिफिकल्ट होगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू गो टू फार अवे। दीज आर दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। बेटा मुझे बताओ, कॉमन सेंस में सारे बैठते हैं ये सारे? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स?
ये सारे पॉइंट्स कॉमन सेंस में बैठते हैं, कोई ऐसा बहुत कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही समझ सकते हैं। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो दूर तक कैसे जाएगा, साइज बड़ा होगा तो दूर तक कैसे जाएगा, अगर लेंथ स्टेमन की बड़ी नहीं होगी तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर उसको थ्रो कैसे करेगा। बेटा नेक्टर कहते हैं जूसी मटेरियल को, जो इंसेक्ट्स के लिए होता है अट्रैक्ट करने के लिए। जो फ्लावर के अंदर जूस होता है ना, जो इंसेक्ट्स की न्यूट्रिशन होती है, उसे हम नेक्टर कहते हैं। तो वो नेक्टर, चूंकि इंसेक्ट को कहाँ अट्रैक्ट करना है हमने, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर, तो वहीं पर हमें नेक्टर जो है वो नजर आएगा। नहीं मेरे बच्चे, नो वी डोंट नीड टू। ब्रैक्ट्स एंड पेटल्स, नहीं मेरे बच्चे, ब्रैक्ट्स तो लीव, मॉडिफाइड लीव होते हैं। ब्रैक्ट्स का जिक्र कहां से आ गया? ब्रैक्ट्स तो मॉडिफाइड लीव होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ब्रैक्ट्स एंड पेटल्स आर नॉट सेम। अच्छा ये क्या सवाल आ रहा है? If a flower can self-pollinate and cross-pollinate, how does the plant decide which method to use? Does it have the preference? नहीं मेरे बच्चे, there are plants which rely only on self-pollination, and there are plants, species of plants which rely only on cross-pollination. There are plants which rely only on self-pollination, and there are plants which are adapted for self-pollination. तो ये ऐसा नहीं है कि एक प्लांट है कभी सेल्फ कर रहा है कभी, और कुछ डेवलप प्लांट्स में अगर डबल होती भी है तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो दे गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो दे गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। दैट्स हाउ थिंग्स गोज। ठीक है सर, सेल्फ में जेनेटिकल आइडेंटिटी होना एडवांटेज है मेरे बच्चे। अगर वो प्लांट फिट एंड हेल्दी है तो एडवांटेज है, वरना डिसएडवांटेज, लॉन्ग टर्म में तो डिसएडवांटेज है ना मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों। जी मेरे बच्चे कह सकते हैं, लेकिन हमने जब कंपैरिजन करना होगा तो हमने तो डिटेल कंपैरिजन करना है ना मेरे बच्चे। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से बस यहीं पर आज की क्लास को खत्म करते हैं। जिन्होंने लीव करनी है वो लीव कर सकते हैं मेरे बच्चे। आज हमने अच्छा खासा कंटेंट कवर किया है। मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर दूं, अगर आपने जो है ना वो कहीं पर लिखने में छोड़ दिया। यहां से हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी। वी टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा वैसे नोट सेंड करने की कोई कहानी नहीं है। जिसने अगर कुछ लिख गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से काम कर लेना। ठीक है, नोट चैप्टर के एंड पर होंगे, दरमियान में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है आपके पास, उसके बाद आपके पास उन्हीं उन्हीं के बारे में छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके बाद स्ट्रक्चर है स्टैमेन का, विच इज द मेल पार्ट, कार्पेल का, विच इज द फीमेल पार्ट। फिर कार्पल के अंदर हमारे पास मेरे बच्चों ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर पॉलिनेशन शुरू की। पॉलिनेशन के अंदर मेरे बच्चों, पॉलिनेशन के अंदर जो है वो दो टाइप की पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों को अच्छे समझा, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो समझा। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलिनेटर्स यूज होते हैं वो पॉलिनेटर्स हमसे सर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की डेफिनेशन दिखा दें। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की कोई डेफिनेशन नहीं थी बेटा। ये तो वो थी फ्लावर के जो पार्ट्स थे उनके बारे में हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी थी जी। वो कह रहे हैं रोज में नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। क्या कर रहे हैं आप, रोज को गौर से देखा नहीं लगता आपने, बस लेकर सामने वाले को दे दिया है। रोज का फ्लावर लीजिए और अच्छे से जाके स्टडी कीजिए, बिल्कुल होता है। लास्ट ट्यूजडे वाली रिकॉर्डिंग करा देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक, सॉरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।